नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम भेंट मुलाकात में। आज हम बात कर रहे हैं काकतीय राजवंश के 123वें राजा बस्तर महाराज कमलचंद्र भंजदेव जी से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपसे बहुत लंबी चर्चा करनी है, राजनीति से लेकर परिवार तक की। आप एक युवा राजा हैं, बस्तर दशहरा चल रहा है, क्या परंपरा है इस बस्तर दशहरे की? बस्तर दशहरा अपने आप में एक बहुत अनोखी परंपरा है जो कि करीब 600 साल से चली आ रही है परंपरा है जी। जो कि जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद से रथपति की उपाधि के बाद से आज दिन तक जो कि ये दशहरा जो 75 दिनों का है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हरियाली अमावस से चालू होता है जी। और करीब करीब दिवाली के 5-7 दिन पहले समाप्त होता है। इतना बड़ा बस्तर दशहरा जिसमें अलग अलग विधि है, अलग अलग उसकी परंपराएं हैं जो आज भी चली आ रही 600 सालों से। और उसका बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहाँ पे जो आप पूजा पाठ देखेंगे तो इसमें राजा का दायित्व कम है, एक पुजारी का दायित्व ज़्यादा है जो कि माई दंतेश्वरी के पुजारी के रूप में पूजा अर्चना करते हैं। सुभद्रा माता का रथ जो रथपति की उपाधि का भेंट मिला था जगन्नाथ प्रभु से, उसके ऊपर विराजमान होकर के जो परंपरा चली आ रही वो चलती है। ऐसे बहुत सारी परंपरा है जो बस्तर को बहुत अनोखा बनाती है। और ये परंपरा जिसमें राजा पहली बार निकलते हैं बाहर, वो आज का दिन है जिसको हम लोग मावली परघाव के नाम से जानते हैं। और मावली परघाव जैसे बहुत सारे कार्यक्रम जिसमें राजा निकलते हैं, मगर जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है उसमें काचन गादी का जो कार्यक्रम जिसमें रैला माता, काचन माता, इन दोनों को दर्शन करने के लिए महाराजा जाते हैं। और साथ साथ बस्तर दशहरा का रथ चलाने की परमिशन लेने के लिए आज की जो परंपरा वो सर, अनुमति मांगते हैं राजा उस बालिका से? ऐसा कुछ बालिका से इसलिए मांगा जाता है क्योंकि वो हमारी घर की बेटियां थी जी, जिन्होंने आत्मदाह कर लिया था। आत्मदाह करने का मतलब कि सुसाइड समझ लीजिए। जी, उस समय कैप्चर ना कर पाए तो महिलाएं अपने आप को किसी को टच ना करने दें जी। तो आत्मदाह कर लेती, तो उनकी जो पवित्र आत्मा है वो उन लड़कियों पे आती है जी। जिसको काचन देवी और रैला देवी के नाम से जानते हैं। एक काला वस्त्र पहनती है, एक लाल वस्त्र पहनती है। छोटी छोटी बच्चियां होती हैं जो कि मैच्योर नहीं होती, जी। छोटी लड़कियां होती हैं, उनके ऊपर आती है। उनसे परमिशन ये लिया जाता है कि परंपरा में दिक्कत ना आए और जो भी कार्यक्रम होंगे बस्तर के उसमें किसी तरीके का विघ्न और बाधाएं ना आए, उसका आशीर्वाद देने जाते हैं और रथ का परमिशन भी लेने जाते हैं क्योंकि घर की बेटियां हैं। आप जैसे बाहर पढ़े हैं, साइंस का युग है, तो ये जो देवी आना और जो देवी से परमिशन मांगना, कितनी सच्चाई, कितना वहाँ उस जो माहौल को आप फील करते हैं, कितनी सच्चाई लगती देखिए, है? मैं भी बाहर से पढ़ा हुआ हूँ, विदेश से पढ़ा हुआ हूँ, बाहर ही रहा। जब मैं आया लंदन में पढ़ने के बाद जब मैं आया तो मुझे लगता है कि ना ये सनातन धर्म में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कह लीजिए, या ऐसी एनर्जीज है जो कि आज डिफाइन करती हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप बता नहीं सकते। कभी कभी कोई पूजा करता है तो बारिश रुक जाती है जी। कभी माता चाहते हैं तो हम लोग कार्यक्रम में निकलते हैं तो बारिश अपने आप माता रोक देती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली प्रूव करना बहुत मुश्किल है। तो ये भी उसमें से एक कड़ी कह सकते हैं जिसमें आज भी वो परंपरा चली आ रही है। जैसे आप जानते हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी जो कि जगन्नाथ प्रभु हैं, जगन्नाथ प्रभु का जो आशीर्वाद है, हमारा एक चारों मठों में एक बहुत बड़ा मठ है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं का ही दिया हुआ रथ है। तो परंपरा जो है कहीं ना कहीं एक जगन्नाथ प्रभु का रथ जो कि माँ सुभद्रा का रथ है जिसको हम रथारूढ़ होते हैं, और साथ साथ माई दंतेश्वरी की परंपरा, ये साथ साथ जो चलती है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं इसे, या फिर एक ऐसा सनातन धर्म का एक ऐसा पहलू है जबकि हम मॉडर्नाइजेशन में मोबाइल नहीं ला पाए थे तब का है, और आज भी वो परंपरा उसी तरीके से चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको साइंटिफिकली देखेंगे तो प्रूव नहीं निकल पाएगा, मगर सच्चाई जो है जो आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें सच्चाई कितनी, वो 100% सच्चाई है। क्योंकि कोई परंपरा या कोई भी व्यवस्था या कोई भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो या कोई सिस्टम हो, एवरी सिस्टम हैज फेल्ड। पॉलिटिकली ले लीजिए, कोई भी बड़ी, आज भी 600 सालों से चले पारी परंपरा आज तक कभी टूटी नहीं, ना खत्म हुई, ना टूटी। भले चेंज हुआ होगा और जिसका हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वापस लेके आए, बट कभी वो टूटा नहीं। वो परंपरा आज भी 600 साल से यथारथ चली आ रही है। कोविड महामारी में 2020 में जब पूरा देश बंद पड़ा था तो 2 ही रथ यात्रा चली थी, जगन्नाथ प्रभु की और जगदलपुर में माई दंतेश्वरी का, जिसमें रथारूढ़ मैं खुद होता हूँ, और साथ में जो रथ की परंपरा, ये पूरी परंपरा चली थी। और अचंभा ये रहा जिसको चमत्कार आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक रीजन, 5000 लोगों का डेली टेस्टिंग की जाती थी। कलेक्टर साहब हम लोगों ने निर्णय किया 5000 को रैंडम टेस्टिंग करेंगे, एक को भी कोविड नहीं निकला। और उसके 20 दिन बाद दशहरा खत्म, दिवाली चली गई, उसके बाद भी किसी को एक भी कोविड नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये चमत्कार माई दंतेश्वरी का है, जगन्नाथ प्रभु का है, मावली माता और असंख्य देवी देवता बस्तर के जो आते हैं, उससे ही कहीं ना कहीं ये प्रेरणा मिलती है।
आप क्योंकि राजा हैं, राज परिवार से हैं, आपने अपने हवेली में वो रक्त रंजिश भी देखा है, वो शाही अंदाज भी देखा है, क्योंकि बहुत छोटे थे आप उस समय की ये सारी घटनाएं जब हुई होंगी, शायद मुझे लगता है आपको जन्म भी नहीं हुआ नहीं, होगा। ये सारी चीज़ों के बाद में आप राजनीति में प्रवेश किए हैं। अपने आप को एक महाराजा में कंफर्ट मानते हैं कि एक राजनेता के तौर पे मानते हैं? देखिए, बस्तर के जो भी राजा रहे, कभी उन्होंने महाराजा नहीं समझा, अपने आप को सेवक के रूप में रखा। और हमने हमेशा बस्तर जनता को अपना परिवार माना, ऐसा नहीं माना कि मेरे वो सब्जेक्ट्स हैं। उनका परिवार इसलिए भी देखा जाए क्योंकि बस्तर राजा को आज भी वो एक पितृतुल्य मानते जी। हैं, मतलब अपने परिवार का सबसे प्रमुख मानते प्रमुख हैं। आज भी वो, मतलब पूरी राजनीति को छोड़ के उनके लिए आज भी राजा आज भी हैं। राजा है, और राजा के हिसाब से कह सकते हैं कि एक बड़ा है जी। राजा महाराज। मतलब जो समस्या मैं लेके जाऊँ, चाहे वो मेरी पर्सनल समस्या हो या समाज की समस्या हो या गांव की समस्या हो या क्षेत्र की समस्या हो, जी। तो ये सब समस्या लेकर के एक परिवार के प्रमुख के पास ही आ पाते हो। तो आज भी वो परंपरा चली आ रही है। रही बात राजा की, तो एक राजा बनना आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था, मुझे लगता है कि एक सेवक का रूप ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप लोगों की समस्याएं सुन सके और उसके ऊपर कुछ निराकरण कर सके। तभी आप जा करके आप एक शक्तिशाली व्यक्ति हो सकते हैं या राजनीति में जा सकते हैं। रही बात राजनीति में, राजनीति आज के दिन पे कहीं ना कहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदला है, मगर जो युवा राजनीति में आए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारा एक इम्पैक्ट भारत देश में लाया है। और बहुत सारे ऐसे युवाओं को आप देखना चाहेंगे देश भर में जो आज लीडरशिप में, नेतागिरी में, और राज परिवारों का मैं खासतौर से नाम लूँगा, तो उन्होंने बहुत एक्सेप्शनली बहुत अच्छा काम किया देश के लिए, और कहीं ना कहीं प्रजा को सामने रखा, अपने लोगों को सामने रखा, अपने आप को पीछे रखा। तो मुझे लगता है कि अगर हम कंपेयर करना चाहें तो मैं उस कंपैरिजन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं महाराजा अपने आप को मानता नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं एक बस्तर का सेवक हूँ, जैसे मेरे दादाजी रहे, मेरे पिताजी रहे, मेरे ग्रेट ग्रेट फादर्स रहे। उन्होंने हमेशा एक सेवक के रूप में ही अपनी पूरी परंपरा निभाई। मैं भी उसी सेवक के रूप में, आराध्य में दंतेश्वरी के सेवा के रूप में दशहरा बनाते हैं जी। और वैसे ही जब जनता की सेवा करने जाते हैं तो एक राजा के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में जाते हैं, ताकि उनकी मदद कर सके और उनके संघर्ष के साथ हम खड़े होकर भी उनका काम कर सके। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की प्रॉपर्टी मानी जाती है जी। उसमें जो आ रहा है कि लोगों के हस्तक्षेप आ रहे हैं, लोग ये कहा जा रहा है कि ये खदान को बेची जा रहा है, इसको, इसके लिए एक महाराजा और बतौर राजनेता आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जो जमीन होती है, कहीं ना कहीं हमारे भारत देश का प्रावधान बहुत क्लियर है। हमारा, अगर हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन की देखें, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपको कोई माइनिंग करनी है या कोई भी खनिज उपाध्याय में कोई भी काम करना है, तो आपको कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत से परमिशन लेनी पड़ेगी। ग्राम पंचायत अगर जंगलों में है, एसटी इलाकों में है, या एसटी विधानसभा है, या बहुमूल्य आदिवासी क्षेत्र है, तो उनके परमिशन के बिना बनेगी नहीं। अगर वो परमिशन दे रहे हैं तो उनका मतलब उनकी सहमति बन रही है। जी। और नहीं दे रहे हैं तब बनाया जा रहा है तो विरोध का भाव, जिसमें मैं भी उनके विरोध में खड़ा रहूंगा, और सभी खड़े रहते हैं, क्योंकि अगर आदिवासी नहीं चाहता है तो ग्राम सभा में पास होने नहीं देगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एसटी एक्ट्स बनाए गए, या हमारे आदिवासियों को जो संरक्षण दिया गया है हमारे भारत के संविधान में, इसलिए दिया गया ताकि उनकी प्रोटेक्शन बचाया जा सके। और जल, जंगल, जमीन जो आपने कहा, उसको बचाने का प्रावधान, इसलिए कोई आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आदिवासी बहुत गरीब तबके का अच्छी बहुमूल्य क्षेत्र में बैठा हुआ है। हो सकता है कि कहीं नदी के किनारे बैठा हो, कहीं बहुत बड़े माइनिंग के ऊपर बैठा हो, उसको नहीं पता। मगर हम जा करके उसको बहुत कम दामों में खरीद लेंगे तो वो बेचारे का घर भी चला जाएगा और रहेगा कहाँ। उसके प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम ST SC जो एक्ट्स बनाए गए हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे आदिवासी लोगों को इसको संरक्षित रखा जाए। अभी राजनीति का दौर है और हर तरफ एक बोलबाला है कि बस्तर बदल रहा है। आपको लगता है बस्तर वाकई में बदल रहा है या पहले से बदला हुआ है? देखिए, बस्तर जो है वो अपने आप बदलता है, क्योंकि बदलाव एक प्राकृतिक का एक पहलू कह लीजिए, मतलब चेंज इज इनएविटेबल, मतलब आप रोक नहीं सकते। बदलाव तो हमेशा आता है, डेफिनेटली बदलाव आया। जब मैं बस्तर में आता था 10 या 12 साल का था, छोटा था बहुत, फादर गुजर गए थे, तो मैं बस्तर संभाग का दौरे पे था। 1 साल दौरे किए गए। राज तिलक होने के उपरांत मैं जब बहुत सारे ऐसे गाँव में गया, बड़े डोंगर, छोटे डोंगर से छोटे छोटे गाँव, वहाँ गया तो वहाँ पे महिलाएं कभी साड़ी नहीं पहनती थी, ऊपर का हमेशा खुला रहता था, और या फिर कपड़े को रैप करती थी, जिसमें कि ऐसा नहीं होता था कि दे आर वेयरिंग ब्लाउज, पेटीकोट, या वो पूरा शरीर भी नहीं ढकता दिखता था। और आदिवासी जो होते तो लंगोटी पहनते, सिर्फ छोटा सा अंग रहता था जो उनके कमर को ढकता था, बाकी तो सब चीजें ओपन थी। आज मैं देखता हूँ कि सब आदिवासी कहीं ना कहीं पैंट शर्ट, जीन्स, टी शर्ट या कुर्ता पैजामा
आज वो बदलाव दिख रहा है, क्योंकि जब आप व्यवहारिक तरीके से देखते हैं, जब आपके कपड़ों में इसमें बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं विकास तो हुआ है। तब वो आदिवासी समाज उस स्थिति से आज आगे बढ़ करके आगे आया है। मगर जरूरी है कि बदलाव एक और तरीके से देखा जा रहा है, जो राजनीतिक बदलाव आप बोलना चाह रहे हैं, कि राजनीतिक बदलाव इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर राजनीतिक बदलाव आएगा तो एक वोट का अधिकार एक आदिवासी को समझ में आएगा कि भाई मैं आज के दिन जो नेता चुन रहा हूँ, क्या वो मेरे समाज के लिए खड़ा होता है कि नहीं होता है। ये विकास मेरे को अब युवाओं में दिखने लगा है, क्योंकि वो आज के दिन वोकल हो गए। वो अपनी बातों को रखना जान रहे हैं और अपनी चीज़ों को रखना जान रहे हैं कि भाई मेरे गाँव में आपने किया क्या, मेरे गांव में लाइट नहीं है, मेरे गांव में रोड नहीं है, मेरे गांव में ये नहीं है। तो वो व्यवस्था कब उठने लगी, जब आप बदलाव में आ गए। पहला वो आदिवासी कभी कुछ बोलता नहीं था, आज वो कहीं ना कहीं आवाज़ उठने लग गई है, चाहे वो धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ हो। आज आदिवासी समाज इसके लिए बहुत सक्रिय हो गया है कि आज हमारे लोगों को धर्मांतरित किया जा रहा है, ताकि हमारे ही संसाधनों को कब्जा कर करके हमें ही को सुविधा दी जा रही है। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो बदलाव दिख रहा है, और कुछ बदलाव हानिकारक है, जैसे धर्मांतरण है। ये बहुत बड़ा विषय है जिसको हमें सोचना चाहिए, क्योंकि एक गरीब आदिवासी जो सिर्फ स्वास्थ्य के नाम से, शिक्षा के नाम से उसका धर्मांतरण करा जा रहा है और पूरे परिवार को धर्मांतरित किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा दीमक है जो आदिवासी समाज को या गैर आदिवासी समाज में जो गरीब लोग हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये भी बहुत सारा बदलाव आपको समाज में दिखने लग गया है, जो मैं देख भी रहा हूँ। और उसके लिए हम लोगों ने कुछ कुछ ऐसी योजनाएं कह लीजिए या ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हम लोग चला रहे हैं पैलेस के द्वारा, ताकि धर्मांतरित लोग ना हो पाए। क्योंकि सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, चाहे वो स्वास्थ्य के चक्कर में हो, चाहे वो घर के हो, शिक्षा फ्री दी जा रही है। आदिवासी को शिक्षा एक्चुअल में फ्री है, मगर क्या वो लोगों को पता है? वो उस बदलाव को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच उन्हें अधिकार से वाकिफ करवा रहे हैं, अधिकार को वाकिफ कराना, और साथ साथ उनको वो मूलभूत सुविधाएं देना कि वो कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी नक्सलाइटों उनके माँ बाप को मार दिए, बच्चे अलग है, तो उनके लिए भी हॉस्टल्स की सुविधाएं दी गई है। तो वो भी प्रधानमंत्री जी ने चालू किया था दंतेवाड़ा में। तो वो भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जिसको लोगों को पता नहीं, उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि हम लोग गाँव में जाकर के बोलते हैं कि बच्चों को शिक्षा देनी है, तो रेसिडेंशियल शिक्षा गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, उसका आप उपयोग करें, क्योंकि वो आपके लिए अवेयर कर रहे हैं आप लोग आदिवासी को। फिर मैं आपसे पूछूं कि आप राजनीति में क्यों आए? देखिए, राजनीति में आने का सिर्फ एक ही वजह था कि आज एक राजशाही तो चली गई, क्योंकि हमारे दादाजी ने मर्जर साइन किया, हमने अपने पूरे देश, हमारा पूरा बस्तर रियासत को मर्ज किया भारत देश बनाने के लिए। भारत देश बनने के बाद भारत का एक संविधान बना, उसमें संविधान में बस एक ही पहलू ऐसा है जिसमें आप अपनी जनता की सेवा कर सकते हैं, वो है राजनीतिक। अब राजनीतिक पार्टियां होती, कांग्रेस, बीजेपी होती, तो मैंने राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव ऐसा था, इसमें बहुत 1-2 साल का बहुत मशक्कत चली 2011 से 13 तक, और मेरी इच्छा ये थी कि मैं ऐसे पार्टी के साथ जुड़ूं जो कि देश की चिंता करता हो, क्योंकि हम भारत देश में भी बस्तर का एक नाम पहुंचा सकें राष्ट्रवादी पार्टी के साथ, और ऐसे पार्टी की जो क्लियर थॉट में रहती हो, जो आदिवासियों को भी उतना सम्मान देती हो। अब उसका उदाहरण मैं दूंगा तो मुर्मू को बनाना राष्ट्रपति, एक आदिवासी समाज को सम्मान देना सर्वोच्च पद में, जो कि आज सबसे बड़ी पद में बैठी है। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है, और ये पार्टी कर रही है, जो बोल रही है वो कर रही है, और साथ साथ अपने मूल चीज़ों को, जैसा दशहरा है, ये है, पुरानी परंपराएं हैं, ये हमारे भारत देश का जो एक्चुअल गौरव क्या है, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन। लंदन चले जाइए, क्वीन एलिजाबेथ को हम टीवी में डेली देख रहे हैं, आज देख रहे हैं क्वीन एलिजाबेथ डेथ, उनका फ्यूनरल देखने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो उनकी कस्टमरी ट्रेडिशंस हैं। आज हम भारत देश का कस्टमरी ट्रेडिशन को बदला जा रहा है। आज प्रधानमंत्री इसको वापस लाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत की पहचान हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स है। अगर जब हम उसकी पहचान उठाएंगे तभी जा करके हमारी पहचान हो पाएगी। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे पार्टी से जुड़ें जो हमारे भारत की अस्मिता को बचाने की कोशिश करें, हमारे बस्तर के क्षेत्र के आदिवासी को संरक्षित रख सके और आदिवासी समाज का विकास करें। ऐसे के साथ खड़ा होना जरूरी था, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ली। वो भी याद है 28 अगस्त 2013 में, और कृष्ण जन्माष्टमी में की। मेरे को लोगों ने पूछा कृष्ण जन्माष्टमी ही क्यों, तो मैंने बोला कृष्ण ही ऐसे राजा थे जो कलयुग के लिए एकदम सेट होते हैं। जेल में पैदा हुए, जेल में पैदा हुए, उन्होंने युद्ध नहीं किया कहीं पे भी, मगर हमेशा सही जगह पे सही समय पे अपना काम किया। और कलयुग में अगर किसी को माना जाता है कृष्ण भगवान को, इसलिए माना जाता है क्योंकि वो कलयुग के भी एक बहुत बड़े, ऐसा कह सकते हैं कि प्रेरणा स्रोत रहे, कि जिनको किताबें अगर आप पॉलिटिकल फ्रेम में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा उदाहरण। तो इसलिए मैंने वो डेट भी चुना था कि भारतीय जनता पार्टी का जब सदस्यता लिया, तो मेरा लक्ष्य बस ये था कि बस्तर की सेवा करना, और बस्तर को विकास में के साथ हमारे आदिवासियों की सहभागिता 100% होनी चाहिए, कि बस्तर को
कैसे विकसित करना है, उनके सहभागिता और साथ साथ नॉन ट्राइबल जो बस्तर में रहते हैं, मैं संभाग की बात करूँ, बस्तर जिला तो एक है, बस्तर संभाग में बहुत सारे जिले, जी, जी। 7 जिले, वो सातों के सातों जिलों का जो भागीदारी वो 100% होना चाहिए, तभी जा करके बस्तर का विकास हो पाएगा। क्योंकि विकास मतलब रोड नाली और रोड बिल्डिंग बनाना विकास नहीं होता। मेरे हिसाब से विकास वो होता है जब हमारा समाज एकत्रित हो जाए, हमारा समाज चाहे गैर आदिवासी आदिवासी समाज एकत्रित होकर के काम करे विकास में, तभी जा करके बस्तर आगे बढ़ेगा। क्वीन एलिजाबेथ का जब नाम आया है तो उनके साथ एक जुड़ा हुआ है कि जो कोहिनूर हीरा था वो राजवंश का था, राज परिवार का था। कितनी सच्चाई है और वो उसके लिए आप लोगों ने कभी कोशिश की क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि एक अंकल आपको ध्यान होगा रामचंद्र सिंह कोरिया हुआ करते थे, जी। जो कि वित्त मंत्री हाँ। थे जोगी जी की सरकार में। तो अंकल मेरे को हमेशा मिला करते थे, बोलते थे कि आप कोहिनूर के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दीजिए, कोहिनूर हीरा आपका है। तो मैंने बोला अंकल हमको तो इतना पता नहीं है, कि हम पढ़े नहीं, स्टडी नहीं किए। बोले मेरे को पता है, क्योंकि ये गोलकुंडा माइन से निकला हुआ हीरा था, और गोलकुंडा माइन जो था चालुक्य काकतीय वंशज के रियासत के अंदर माइनिंग था, और आपसे निकाला गया, और जब युद्ध हुआ तो इसको चुरा लिया गया, जी। ये स्मगल्ड हुआ, ये चुरा लिया गया। और ये कहाँ से चुराया आज तक इसमें पता नहीं चला, बट ये कंफर्म है कि वो गोलकुंडा माइन से निकला हुआ और आपकी रियासत जो थी उससे निकाला गया, और वही हीरा का जो है आज वो जो क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में, जी, क्राउन में है। क्राउन में है। तो उसके लिए हमेशा बोला गया। तो वो आज के दिन बहुत बड़ा हो गया, डिस्कवरी चैनल के उसके ऊपर रिसर्च किया है, बहुत सारे लोगों ने भी एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी कि गोलकुंडा माइन से निकला। तो कहीं ना कहीं ये बस्तर रियासत के लिए बहुत बड़ी बात है कि बस्तर रियासत से भी उसका कनेक्शन है, मतलब इंग्लैंड तक में है हमारा। जी। और जो काकतीय वंशज है, छोटे भाई आकर के बस्तर बना लिए, तो बस्तर के बाद से फिर मैं ही हो जाता हूँ उस गद्दी में। तो कहीं ना कहीं बस्तर का एक सेंटीमेंट उससे जुड़ा हुआ है, और हमें उसकी पहल जरूर करनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी उसमें केपेबल है करने के लिए, क्योंकि वो करें तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देश का एक गौरव है वो, और उसको ला करके हमारे देश में भी रहे तो हमारा गौरव बनेगा। आने वाला चुनाव है, 2023 का चुनाव है, और सारी पार्टियां लगी हुई हैं आदिवासियों को रिझाने में। आप खुद आदिवासी नेता ही कहना चाहिए, महाराजा के साथ साथ आप आदिवासी नेता हैं, आपकी एक बहुत बड़ी सेना है। वो सेना कितना आदिवासियों के हित पे काम कर रही है, और वो क्या सेना अलग से कुछ वर्क करती है या किसी पार्टी के साथ मर्ज होकर काम करती है? नहीं, एक्चुअली प्रवीण सेना हमेशा महाराज साहब की एक पार्टी हुआ करती थी। आपको शायद इतिहास में पता नहीं, प्रवीण महाराज एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई जिनका नाम महाराजा पार्टी था। महाराजा पार्टी से उन्होंने बहुत सारे विधायक बनाए, सांसद भी बनाए, और उसमें से फिर प्रवीण महाराज के गोलीकांड के बाद वो जो हमारी पार्टी थी, लोकल पार्टी, रीजनल पार्टी, उस पार्टी को फिर मैंने पॉलिटिकल हटा दिया उससे। मैंने सिर्फ उसको फिर एक एनजीओ के तरीके से, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से काम किया। तो इसकी उपस्थिति सभी गाँव में, सभी क्षेत्रों में, और आज भी उसकी व्यवस्था बहुत सारी धार्मिक भी है और बहुत सारी सोशल है, बट कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि जब हम उस लेवल पे बात करते हैं तो वो सजेशंस भी हमारे तरफ से जाता है, और ये भी सजेशन जाता है कि वोट किसको दिया जाए, क्योंकि आदिवासी समाज, कुछ समाज ऐसा होता है कि जो पूछने आता है कि किनको वोट दिया जाए, क्या दिया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जनता सोचती है कि हम लोग सही सजेशन, वो एक राजा को डिसीजन मेकर आज भी मानते हैं। तो वो डिसीजन मेकिंग जो है वो हमको सलाह देते हैं जी, कि आपके लिए ये 2 पहलू है, दोनों पहलू बता करके बताते हैं, अब आपके हाथ में किसको आपको विजयी बनाना है। मतलब आने वाले समय में हम महाराजा कमल चंद्र जी को किसी कैबिनेट मंत्री या किसी बड़े पद में देख सकते हैं? देखिए, मेरा कभी मैंने ये शौक नहीं किया। मैंने हमेशा ये सोचा कि काम करना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कि जब हम सेवा करने जाते हैं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा इससे, तभी आप अच्छा काम कर पाओगे। अगर आप मेरे को सोचते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे को ये मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मेरा हमेशा एक चीज़ रहा कि संगठन क्या सोचता है, क्योंकि हमें संगठन को जिताना है, और हमारा लक्ष्य जो रहेगा, चाहे मैं रहूं या कोई भी रहे भारतीय जनता पार्टी का, मेरा सोच हमेशा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम कैसे बनाए, इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए। क्योंकि 12 विधानसभा और बस्तर से ही कहा गया है कि मुख्यमंत्री की जो सीट है तय होती, बस्तर से तय होती है। जी। तो बहुत जरूरी कि हमें सरकार कैसे लाना, इसकी चिंता करें। और स्वाभाविक बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का संगठन चाहता है कि कमलचंद बंधु इस बार चुनाव लड़े, तो वो उनका जिम्मेदारी देना देंगे। संगठन अगर उसको फाइनल करता है कि महाराज को लड़ना चाहिए तो हम जरूर लड़ेंगे। चलते चलते एक बहुत पर्सनल सवाल है जी। आप मात्र 36 साल के हैं अभी, और
एक रहता है कि राजा की चॉइस होती है कि या तो मेरी राजघराने से धर्मपत्नी आए, और अभी आपने बात भी किया कि घर चलाती है, महिलाएं चलाती हैं, दो चक्के से शुरुआत होती है हर चीज़ों की। आपकी लाइफ में ऐसी महारानी आएंगी या आपकी कोई चॉइस में है, क्या है मतलब आपकी जो जीवन संगनी कैसी आनी है? देखिए, जब हम बात करते हैं तो बस्तर रियासत में हमेशा से एक प्रोटोकॉल रहा है सब राज परिवार, सब राज परिवार का अलग अलग रहा है। हमारे में ऐसा रहा है कि जो राजमाता साहब होते हैं, जो फैमिली के हेड हो, जैसे अब मेरे पिताजी तो रहे नहीं, जी तो जिम्मेदारी पिताजी की पहले होती क्योंकि वो महाराजा है। अब राजमाता बड़े हो जाते हैं, और मम्मी होने के नाते, माँ होने के नाते वो निर्णय उनके हाथ में है। वो निर्णय लेंगे, और ये जरूर होता है कि ये देखा जाता है कि इंटरकास्ट नाम जो कि एक राज परिवार जी में, जी और साथ साथ क्षत्रिय परिवार होने के नाते हमारा ये रहता है कि विश्व में या देश में जो भी ऐसा देश हो जो कि हिंदू शासित देश हो, और साथ साथ हमारे से मैच खाता, वो डिसीजन जो है आखिरी में राजमाता साहब के हाथ में रहता है, वो संरक्षित कह लीजिए जी उन्हीं के हाथ में। तो वो जब निर्णय लेंगे तभी महारानी का चयन होता है, और उसकी फिर एक विधि है बहुत बड़ी। वो विधि होने के बाद ही आगे जाकर के मैरिज होता है। तो आने वाले समय में उनका निर्णय उन्हीं के हाथ में हो, जब लेंगे मतलब हम कितने तैयार साल, हैं। हम कितने साल बाद जैसे आपकी शादी में शरीक हो सकते हैं, ये मान? मैं खुद वेट कर रहा हूँ शादी में शरीक होने के लिए कि राजमाता साहब जब बोले, जी जब जी वो फाइनल करें, तो उसमें क्या होता है कि ये तो एक ऐसा पहलू है जिसको हम नकार नहीं सकते जी एज अ किंग। करना जरूर है, बट हम वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बुजुर्ग वो हैं, हमसे ज़्यादा दुनिया उन्होंने देखी है और सब पारिवारिक चीज़ें उन्होंने संभाली। तो ज़रूरी ये है कि वो जो निर्णय लेंगे वो मेरे लिए स्वीकार्य होगा। ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे मैं रिजेक्ट कर दूँगा। वो जो बोलेंगे हम चुपचाप जा करके मंडप में बैठ जाएंगे। ये हमारे तरफ से है, क्योंकि माँ का सम्मान हमेशा बड़ा रहता है मेरे लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि वो सम्मान हम बरकरार रखें, और जैसे ही वो फाइनल करेंगे जरूर, मेरे को लगता है सबको खबर हो ही जानी चाहिए जी शायद जी इसके जी बारे में। जी आप जैसे राज परिवार से हैं, राज परिवार को बहुत एक प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है, आपको यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। उस बीच में कभी आप फिल्म देखने या अपनी लाइफ जो एंजॉय करते हैं, आम नागरिक जैसे करते हैं वैसे करते हैं? बहुत कम, मौका बहुत कम मिलता है दिल्ली में कभी कभी, मगर उसमें भी ऐसा है कि इतना पहचान है कि लोग जरूर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आप अपने एक शेल्टर से बाहर नहीं निकल पाते, आप कहीं ना कहीं बंधे रहते हैं। मलाल है उसका लाइफ में कि मैं नहीं, खुल के नहीं जी पाता वाली मलाल कभी नहीं रहा, क्योंकि आप जब एक जिम्मेदारी ले लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कभी क्वेश्चन करना चाहिए आपको, क्योंकि लाइफ में आप डिसाइड नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी लोगों की धारणा है, मैंने ये सोचा, वैसा नहीं है। एक चीज़ है, प्रकृति ने आपके लिए बना के रखा है, ईश्वरी शक्ति आपके लिए बना के रखा है, आप उसी रोड मैप में चल रहे हैं। आप स्वीकार के चलेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, रादर देन उसके पीछे क्रिप एंड क्राई करेंगे। Yeah. जरूरी ये है कि हम उसको एक हंसते हुए समझें कि भाई चलो, अब तक हम करते थे, हम स्कूल डेज में थे तो हम खेलते थे, स्पोर्ट्स करते थे, दिन भर खेलते थे, पढ़ते थे, खेलते थे, ये काम। बट जब हम बड़े हुए तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। मेरे लिए बहुत जल्दी आ गई, क्योंकि मेरे पिताजी मात्र 12 साल में आई थी? 12 साल में, जी क्लास 6 में था। क्लास 6 से आगे तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे से ज़्यादा बड़ी थी, तो उसको देखना जरूरी था। तो कहीं ना कहीं बचपन मैंने नहीं जी पाया, बट मेरे को कभी रिग्रेट नहीं रहा। मुझे ये रहा कि जो भी चीज़ मिली उससे एक जिम्मेदारी बढ़ी, और साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाता है जब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, हम अध्ययन कितना करते हैं। आज हमारे युवा अध्ययन करना छोड़ चुके हैं, पढ़ते नहीं हैं। आज फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया को समझते हैं कि वही चीज़ सही है, मगर बहुत ज़रूरी है एक युवा के लिए कि आप रीड करें, और क्या रीड करें ये भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रोसेस या जिस पॉलिटिकल लाइन या मीडिया लाइन या कोई भी लाइन आप चूज करते हो, उसके ऊपर अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि वही जा करके आपको ऐसी चीज़ें दिखाएगी जो फेलियर्स भी बताएगी, जी उसका प्रोसेस भी बताएगी, और उसका सक्सेस भी बताएगी। और वो आपको निर्णय करना, क्योंकि आपका डिसीजन आखिरी में इंपॉर्टेंट रहता है, मगर हम उसको पढ़ते नहीं। तो बहुत ज़रूरी है युवाओं को कि हमको पढ़ना, और हर दिन एक आधा घंटे का टाइम निकालना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं ये करता हूँ, मैं सजेशन उसी दिन देता हूँ जिस दिन मैं करता हूँ। हाफ एन आवर रीडिंग एनीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो आपका IQ लेवल बढ़ाता है, और साथ साथ आप जिस प्रोफेशन में उसको पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप आगे चल करके समझ सके कि राजनीतिक पहलाव क्या है, राजनीतिक चीज़ें क्या है, बिजनेस में तो बिजनेस में क्या अप्स एंड डाउन आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको अध्ययन करते रहें, तभी जा करके हम आगे बढ़ पाएं। दोस्तों, ये थे बस्तर महाराज राजा कमल चंद्र भंजदेव जी, जिनसे आज हमने राजनीतिक, सामाजिक और उनके पारिवारिक विषय पे बहुत अच्छी चर्चा करी। अगली बार हम इसी तरीके से किसी शख्सियत से आपकी फिर भेंट मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।